हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे केजीएस आईएएस का टेस्ट सीरीज देखेंगे, टेस्ट नंबर 17। और इससे पहले जितनी भी टेस्ट हुए ना हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और वहाँ पे जो भी नहीं मिलेगा वो आपका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो जाकर के देख लीजिएगा। और ये फुल लेंथ टेस्ट है फ्रेंड्स। इससे पहले एडिटोरिया का टेस्ट सीरीज और जिसमें जुनून आधार है, और परफेक्शन आईएएस का टेस्ट सीरीज, केजीएस का टेस्ट सीरीज, परम आईएएस और खान और आपको एक राहुल सर का टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ एडिटोरिया का करंट अफेयर जो करंट कॉन्सेप्ट करके आ रहा था, जो जनवरी टू जुलाई तक हुआ, और उसके बाद करंट कॉन्सेप्ट को नहीं अभी आ रहा है फ्रेंड्स। और उसके साथ ही वो ईयरली आ गया है करंट अफेयर, तो वो अभी करंट कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। और बिहार जीके के लिए बिहार जीके जो एडिटोरिया का है, जिसमें टोटल 51 सेट है, वो मैं 13 सेट ऑलरेडी करा दी हूँ, और इसे मैं डेली उसमें एक सेट अपलोड करती हूँ, तो जाकर के आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ घटना चक्र भी चल रहा है, घटना चक्र जिसमें साइंस का भी चल रहा है, क्योंकि साइंस का भागीदारी बहुत ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। टोटल कम मतलब साइंस में 30 to 35 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बायोलॉजी में स्टार्ट करी हूँ, ठीक है। उसमें 2 वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और फ्रेंड्स, ये बाइलिंगुअल है, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ये बाइलिंगुअल है और मैं हिंदी को लेकर के चल रही हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कॉर्नवालिस के कार्यकाल से जुड़ा है? तो कौन सा है फ्रेंड्स? तो इसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कॉर्नवालिस के समय में नहीं हुआ था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये सही है फ्रेंड्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब हुआ था? तो तृतीय आंग्ल मैसूर 1789 जून 92 तक हुआ था, और इसी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो डलहौजी थे ना, उनके टाइम में हुआ था, 1848-49 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य हीर रांझा की रचना है? तो हीर रांझा की रचना के साथ सबसे प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बारिश शाह, ठीक है। इसका आंसर है सी, बारिश शाह। और ये कब लिखा गया था फ्रेंड्स? तो 1766 में लिखा गया था। नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई 1764 के संबंध में निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है? तो शुजाउद्दौला अवध के नवाब थे, तो ये तो बिल्कुल सही है। मीर जाफर बंगाल के नवाब थे, तो मीर जाफर उस टाइम बंगाल के नवाब नहीं थे, क्योंकि ये मीर कासिम के बीच में हुआ था, तो उस टाइम मीर कासिम बन गए थे, मीर जाफर नहीं थे। फिर मीर कासिम को हटा करके फिर मीर जाफर को फिर से बनाया गया था, तो आपको पता होगा फ्रेंड्स। तो इसका ये गलत है। और शाह आलम द्वितीय अरकाट के नवाब थे, तो नहीं, ये दिल्ली के थे। और रॉबर्ट क्लाइव मुगल सम्राट थे, तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर बोल रहा था कौन सुमेलित थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला सुमेलित है, बाकी ये तीनों गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संधियों को उनके संधि तिथि के साथ सुमेलित कीजिए। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई थी फ्रेंड्स? तो इलाहाबाद की संधि जो बक्सर युद्ध हुई थी ना, उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई थी, और जो उस टाइम कौन थे? तो कॉर्नवालिस ने करवाए थे। तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी फ्रेंड्स। ऐसा क्वेश्चन में आप क्या करेंगे ना, सबसे पहले जो आपको आता है उसको आप मिलान करेंगे, उसके बाद जो नहीं आता वो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। मद्रास की संधि कब हुई थी फ्रेंड्स? मद्रास की संधि आपका हुआ था मद्रास की संधि 1869 में हुआ था, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1869 में नहीं, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, मद्रास की संधि, एक सेकेंड इसको मिटा लेते हैं। मद्रास की संधि हुई थी 1769 में, ठीक है। मद्रास की संधि 1769 में हुआ था। अमृतसर की संधि कब हुई थी फिर? तो अमृतसर की संधि 1809 में हुआ था। और गंडमक की संधि हुई थी 1879 में, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक समिति आयोग से संबंधित है? तो आर्थिक समिति आयोग से कौन कौन सम्मिलित है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्लेगन समिति और राष्ट्रीय योजना समिति। इसका आंसर हो जाएगा सी, बी होगा, 1 और 3 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है,
खुदाई खिदमतगार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें सही कथन चुनना है फ्रेंड्स। तो सही कथन हो जाएगा कि सी होगा इनका कि यह उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन था। तो क्योंकि खुदाई खिदमतगार किनका था, तो अब्दुल गफ्फार का था और ये इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर है सी। आपको बता दें फ्रेंड्स कि बहुत सारे फ्रेंड्स मुझे बता रहे थे कि मैम आप चारों ऑप्शन बता करके आप जो फाइनल आंसर होगा उसको बताइए, पहले आप आंसर नहीं बताइए, ऐसा करके उन्होंने बोला था। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि चारों ऑप्शन बहुत लॉन्ग रहते हैं और चारों ऑप्शन को अगर पढ़ा जाए ना तो ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग होगा, ठीक है। और ये ज़्यादा जब वीडियो लॉन्ग हो जाता है ना तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, फिर वो पढ़ाई नहीं जाता, वीडियो नहीं देखा जाता है फ्रेंड्स। आप स्टूडेंट हो, आप बोल देंगे कि मैम मैं देख लूँगा, ये करूँगा, एक दो लोग देख सकते हैं, सब नहीं देख सकते, क्योंकि मैं भी जब स्टूडेंट थी या फिर मैं भी देखती हूँ ना तो वीडियो अगर 2 से 3 घंटे का एक वीडियो रहता है ना एक सेट, तो हम नहीं देखते हैं, उतना प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसको सारा ऑप्शन बताना भी मतलब ये चीज़ सही नहीं लगता है। सारा ऑप्शन बताओ फिर ये रियल वाली आंसर बताओ तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा आपके लिए। तो मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स कि इसमें जो है वो मैं बता दे रही हूँ। आप एक काम कर सकते हैं, मैं जो सेट डालूंगी आप पहले सेट से टेस्ट दे लीजिए, क्योंकि आपको भी आकलन हो जाएगा कि कितना हमारे मार्क्स आ रहे हैं। और उसके बाद मैं सॉल्यूशन, आप मेरे वीडियो देख करके सॉल्यूशन आप कर सकते हैं, ये आपको लिए अच्छा हो जाएगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कि भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें सही कथन पूछ रहा है। सबसे पहले यही देखेंगे फ्रेंड्स कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। तो सही कथन पूछ रहा है, तो इसे लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था, तो ये सही है। और इस अधिनियम में अनुबंधित सिविल सेवकों के लिए कुछ पद आरक्षित किए गए, लेकिन परीक्षा इंग्लैंड में और अंग्रेजी में आयोजित की गई थी। तो ये दोनों सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है 1886 में लोक सेवा पर एसीचन समिति की स्थापना के लिए कौन सा गवर्नर जनरल उत्तरदायी थे। तो फ्रेंड्स आपको जब भी आप गवर्नर जनरल वाले आपने कर लिया होगा घटना चक्र पूर्वालोकन में, तो आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि 1886 के बाद कौन आए थे गवर्नर, इससे पहले कौन थे। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे ना। हमारे भी यूट्यूब पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री से गवर्नर करके मैंने पूरा जो घटना चक्र है ना वो मैं पूरा करवाती हूँ, तो जाकर के एक बार वीडियो देख लीजिएगा ना तो सारा ये कंप्लीट हो जाएगा आपको। तो एसीचन समिति किसके समय में आया था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डफरिन के टाइम में आया था, क्योंकि डफरिन का कार्यकाल था 1885 से 4 से 1880 तक था, उसका 4 साल का था। और उसी टाइम क्या हुआ था कि कांग्रेस का गठन भी हुआ था 1885 में, तो आपको पता होगा। एसीचन समिति 1886 में लॉर्ड डफरिन के टाइम में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 कब हुआ था फ्रेंड्स, तो आपको ये होगा जो सैनिक विद्रोह हुई थी ना उसके बाद ये हुआ था। तो इसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए थे और इसमें सही कथन चुनना है। तो इस अधिनियम के माध्यम से भारत का नियंत्रण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के को हस्तांतरित कर दिया गया था। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और इस अधिनियम के माध्यम से एक द्वैध शासन प्रणाली निर्मित की गई थी, जिसमें वायसराय और भारत सचिव के लिए अलग अलग उत्तरदायित्व को निर्धारण किया गया था। तो दूसरा गलत है फ्रेंड्स, पहला सही है, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से द्वैध शासन प्रणाली को स्थापना नहीं की गई थी, ध्यान रखेंगे। इसके बजाय इसके अधिकार की एक एकल पंक्ति बनाई गई थी, जो जहां ब्रिटेन में भारत के राज सचिव भारतीय मामलों को देखरेख के लिए उत्तरदायी थे, ध्यान रखिएगा। और जो वायसराय थे ना वो भारत के क्राउन के प्रतिनिधि थे। और इसी टाइम से क्या हुआ था कि जो पहले भारत का गवर्नर बोला जाता था, गवर्नर जनरल बोला जाता था, जो 1858 के बाद भारत का वायसराय हो गए थे, तो ध्यान रखिएगा। और कैनिंग प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट है
चार्टर अधिनियम 1853 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें क्या पूछ रहा है कि गलत कथन पूछ रहा है। फ्रेंड्स पहले यही देख लेंगे कि गलत पूछ रहा है। तो यह विधि सदस्य को गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बनाया गया था। तो ये सही है। और इसके माध्यम से खुली प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो ये भी सही है। तो इसमें गलत कथन पूछ रहा था तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें से दोनों कथन गलत नहीं है, इसमें दोनों सही है, इसके लिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, वारेन हेस्टी ने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सुधार किया था। तो क्या क्या किए थे फ्रेंड्स। तो वारेन हेस्टी बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली शुरू किए थे। तो ये गलत है फ्रेंड्स, शुरुआत नहीं किए थे, वो समाप्त किए थे वारेन हेस्टी, ध्यान रखेंगे। भारत के संप्रभु शासक के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो ये भी गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन की देखरेख के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो ये भी गलत है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। राजस्व प्रशासन का पूर्ण गठन और अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत। आप अगर ये क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे पहले आपको दिमाग में आएगा कि अस्थायी बंदोबस्त तो कॉर्नवालिस के समय में हुआ था 1793 में। लेकिन बता दूं फ्रेंड्स कि जो राजस्व प्रणाली का पूर्ण गठन में स्टार्टिंग जो हुआ था ना, स्टार्टिंग इसी के टाइम में वारेन हेस्टी के टाइम में हुआ था। कॉर्नवालिस उसको मतलब कंटिन्यू करा दिए थे, ध्यान रखेंगे। इसका डिस्क्रिप्शन में आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई एक भूमि राजस्व प्रणाली थी। लेकिन हेस्टिंग ने राजस्व प्रणाली का पूर्ण गठन करके और भूमि राजस्व संग्रह के लिए अधिक व्यवसायी दृष्टिकोण बनाकर इसकी नींव रखी थी। इसीलिए हेस्टिंग के टाइम में हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को उनके सही कालानुक्रमण में व्यवस्थित करना है। तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स। तो इसका हो जाएगा पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो 1866 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स। तो 1885 में, जो उसी टाइम कांग्रेस का भी स्थापना हुई थी। और इंडिया लीग की स्थापना 1875 में हुआ था, ठीक है, 1875 में। तो हम इसमें बोल सकते हैं कि 1886 में सबसे पहले हुआ था 2, और उसके बाद 2 के बाद हो गया 1, उसके बाद 3 हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है, उदारवादियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें सही कथन क्या होगा। तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार से याचिका, वार्ता और अपीलों का उपयोग करके संवैधानिक सुधार प्राप्त करने का प्रयास किए थे। तो ये तो बिल्कुल सही है। और उन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की तत्काल और पूर्ण स्वतंत्रता मांग की थी। तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन के दमन के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम को उपयोग किया गया था। तो ऑप्शन है, राजद्रोह सभा अधिनियम 1907, भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908। तो सारे लोग को किया गया था, सारे को यूज किया गया था स्वदेशी आंदोलन को समाप्त करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, सभी लोग है, इसमें सही है। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस संघर्ष में एक ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब के साथ फ्रांसीसी सेना। तो ये बंगाल के नवाब तो थे लेकिन फ्रांसीसी सेना नहीं थे, तो इसीलिए गलत हो गया। युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो प्लासी युद्ध हुआ था ना, उसमें जो मीर जाफर थे ये सेनापति थे और उन्होंने ही बंगाल के नवाब के साथ धोखाधड़ी किए थे और इसके वजह से उनकी हत्या हो गई थी वो, और उनका समाप्त हो गया था। तो फिर मीर जाफर को नवाब बना दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और इसमें पूछ रहा है, कथन क्या है कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। और 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ये भी सही है, इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें सही कथन ही चुनना था। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। और इसमें पूछ रहा है कि गदर पार्टी से सक्रिय रूप से कौन जुड़े हुए थे। तो गदर पार्टी से सक्रिय रूप से सिर्फ एक ही जुड़े हुए थे फ्रेंड्स, इसका जो रास बिहारी बोस जो गदर पार्टी की से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। हालांकि उनकी जो गदर पार्टी की स्थापना में वो भाग नहीं लिए थे फ्रेंड्स, लेकिन वो जुड़े हुए थे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है डी मतलब फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी। तो भारतीय किसान और श्रमिक पार्टी की, तो ये तो गलत है फ्रेंड्स, भारतीय किसान और श्रमिक पार्टी के BR अम्बेडकर ने नहीं किए थे। ठीक है, और अखिल भारतीय अनुसूचित जाति, तो ये तो किए थे, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति की स्थापना BR अम्बेडकर ने ही किए थे फ्रेंड्स, और ये 1942 में हुआ था। और नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी 1936 में स्थापित किए थे BR अम्बेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 2 और 3 सही है, पहला गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमण में व्यवस्थित कीजिए। और इसमें पूछ रहा है सही उत्तर को चुनना है, तो सही उत्तर कौन होगा इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायसराय हार्डिंग पे बम फेंकना। तो वायसराय हार्डिंग पर बम कब फेंका गया था फ्रेंड्स, तो ये तो 1912 में फेंका गया था, जब दिल्ली जो अपने राजधानी है ना, जो बंगाल से दिल्ली हस्तांतरित कर दिया जा रहा था, तो उसी टाइम वायसराय हार्डिंग पे बम फेंका गया था। फिर यहाँ पे है कि ढाका अनुशीलन द्वारा बड़ा डकैती, तो ढाका अनुशीलन द्वारा बड़ा डकैती कब हुई थी फ्रेंड्स, तो ये 1908 में हुआ था। ठीक है, 1908 में हुआ था। और पूर्वी बंगाल और असम के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर की हत्या का प्रयास, तो ये अनुशीलन समिति के द्वारा किया गया था, और ये हुआ था 1907 में। तो यहाँ पे सही कालानुक्रमण से करना है, तो इसका पहले हो जाएगा 3, उसके बाद 2 और उसके बाद 1, तो 3, 2, 1 इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में पोर्टोनोवा का युद्ध किससे संबंधित है। तो पोर्टोनोवा का युद्ध द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, क्योंकि जो पोर्टोनोवा का युद्ध में ना क्या हुआ था कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1 जुलाई 1781 में स्टार्ट हुआ था। और पोर्टोनोवा का युद्ध में ही क्या हुआ था, तो ये मैसूर का जो थे ना टीपू सुल्तान के पापा, मतलब उनका नाम हैदर अली थे, उनकी पराजय हो गई थी। और आयरकुट थे अंग्रेज का नेतृत्व आयरकुट कर रहे थे। और उसके बाद हैदर अली की 1782 में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 21 का क्या है कि 21 का क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की असफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। और सही उत्तर चुनना है, तो सभी वर्ग इसमें शामिल नहीं हुए थे, तो ये बिल्कुल सही है। और पुराने हथियार और उपकरण, तो ये भी सही है। और भारतीयों में एकता की कमी, तो तीनों सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। और ये मेंस में भी एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, मेंस में क्वेश्चन आता है, यही सेम क्वेश्चन आ जाएगा कि कारण बताएं। और उसमें कारण में ना बहुत अच्छे से मतलब पॉइंट्स बना करके ऐसे, और पॉइंट्स करके बना कर फिर उसके बारे में डिटेल्स में लिखना होता है। तो ये क्वेश्चन मेंस में भी आता है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की प्रमुख संस्थापक कौन थी। तो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की प्रमुख संस्थापक मार्गरेट कंजिंग्स थे, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। और कब ये स्थापना हुई है, तो ये 1927 में हुई है। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े भारत के पहले मार्क्सवादी इतिहास कौन थे। तो 23 का आंसर हो जाएगा सी, के.एम. अशरफ। नेक्स्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ऑप्शन में क्या है, 24 का ऑप्शन क्या है कि इसमें पूछा सही कथन को चुनना है। तो इसकी नियुक्ति 1917 में भारत के माध्यमिक शिक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए हुई थी। तो ये तो 17 में हुई थी फ्रेंड्स, ये तो सही है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा के लिए नहीं हुआ था, ये उच्च शिक्षा के लिए हुआ था, ध्यान रखिएगा। और दूसरा है इसने पूरे भारत में विश्वविद्यालय में शिक्षा के समन्वय के लिए एक शिक्षा बोर्ड के गठन की सिफारिश
की थी। तो दूसरा भी गलत है। सेंट्रल आयोग ने पूरे भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के समन्वय के लिए शिक्षा बोर्ड की स्थापना की सिफारिश नहीं की थी फ्रेंड्स। इसके बजाय इन्होंने विश्वविद्यालय में शिक्षा से इंटरमीडिएट शिक्षा को अलग करने और उच्च शिक्षा के पहले 2 वर्षों के लिए इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना करने की सिफारिश की थी। तो ये दोनों गलत हो गया। इसका आंसर सही पूछ रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों कथन गलत है। नेक्स्ट है भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अभी बताइए फ्रेंड्स कि अगर ये पूरा कथन मैं पढ़ूंगी तो फिर कितना क्या ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको कन्फ्यूजन क्रिएट कर देगा कि मैम ये पहले मैंने सुना था, कहीं कहीं सुना लग रहा है और वो सुना लग रहा है ना, अब गलत आप मार दीजिएगा। तो इसीलिए इसका सही आंसर ही डायरेक्टली मैं बता दूंगी। तो क्या होगा कि आप जो सुनिएगा ना, सुना हुआ कभी कभी क्या एग्जाम में आप देते रहेंगे ना, तो एग्जाम में सुना हुआ है कि ये तो कहीं तो सुना है, ऐसे करके हमने ना तुक्का मारते हैं। तो कभी कभी तुक्का हमारा सही हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सुने रहते हैं। तो अगर इसमें चारों ऑप्शन अगर मैं पढ़ देती हूँ तो चारों ऑप्शन आपको सुना लगेगा और एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। तो भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही होगा, इसे भारत प्रेस में राष्ट्रवाद और उपनिवेशी विरोधी विचारों को दबाने के लिए लागू किया गया था, जिसके तहत समाचार पत्रों से भारी सुरक्षा जमा राशि की मांग की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बायोगैस निर्माण की प्रक्रिया का उपयुक्त वर्णन है। तो बायोगैस निर्माण की प्रक्रिया का उपयुक्त वर्णन पूछ रहा है। तो ये होगा, इसका निर्माण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्मजीवों द्वारा कार्बन पदार्थ के अवयवी पाचन के माध्यम से होता है। तो आंसर हो गया इसका बी। नेक्स्ट है, जैविक ऑक्सीजन मांग BOD में के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन को चुनना है। तो 27 का सही कथन क्या होगा। तो यह जल में कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए वायवीय सूक्ष्मजीवों द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है। तो ये तो सही है। और जल में BOD का उच्च स्तर कार्बनिक प्रदूषण के निम्न स्तर और जल की उच्च गुणवत्ता का संकेत करता है। तो उच्च गुणवत्ता का नहीं करता है, फिर ये निम्न गुणवत्ता का करता है। तो इसलिए दूसरा कथन गलत हो गया, पहला कथन सही है, ठीक है। BOD क्या करते हैं। तो BOD कम स्तर स्वच्छ और जल की बेहतर गुणवत्ता का संकेत करता है, ठीक है। तो लेकिन उच्च नहीं करता, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर 27 का ए, पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खाद्य श्रृंखला की विशेषता का उपयुक्त वर्णन है। तो खाद्य श्रृंखला की विशेषता का उपयुक्त वर्णन कौन सा है। तो 28 का आंसर हो जाएगा, यह जीवों के एक रैखिक अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है, जहां प्रत्येक जीव का उपयोग अगले उच्च पोषण स्तर द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इन सिटू संरक्षण का उदाहरण है। तो इन सिटू संरक्षण का उदाहरण क्या होगा। किसी प्रजाति के प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए वन जीव अभयारण्य की स्थापना। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा लैटिंग जल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। तो लैटिंग जल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा क्या क्या है। तो तालाब भी है, कच्छ की भूमि और दलदल। इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों कथन सही है, ध्यान रखिएगा। लैटिंग जल पारिस्थितिकी तंत्र का विशेषता क्या होता है। तो स्थिर या धीमी गति से प्रवाहित होने वाला जल से होता है, ध्यान कीजिएगा। तो तालाब में, कच्छ की भूमि में और दलदल में क्या होता है, धीमी गति से जल प्रवाह होता है। तो तीनों कथन सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश के संविधान की प्राथमिक उद्देश्य को सबसे बेहतर दर्शाता है। तो प्राथमिक उद्देश्य कौन सा होता है संविधान का फ्रेंड्स। तो 31 का आंसर हो जाएगा, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। संविधान के प्राथमिक उद्देश्य क्या होते हैं। तो यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा की शक्ति लोकसभा के बराबर होता है। तो राज्यसभा की शक्ति लोकसभा के बराबर होता है, कौन सा।
तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसमें राष्ट्रपति का चुनाव और महाभियोग तो बिल्कुल सही है, और राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश को मंजूरी देना तो ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और आपको बता दें फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है उसका ये आर्टिकल पूछता है कि अनुच्छेद कितने में है, तो 1, 2, 3 ध्यान रखिएगा, 1, 2, 3 बहुत बार पूछा हुआ है तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है साधारण विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें सही कथन चुनना है। तो साधारण विधेयक के विषय में क्या है, तो इसे लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि ये धन विधेयक नहीं, ये साधारण विधेयक के बारे में पूछ रहा है। और इसे राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया जाता है, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति सिफारिश करते हैं। राष्ट्रपति सिफारिश पूर्ण जो धन विधेयक होते हैं ना, उसको सिफारिश पहले मतलब पूर्ण सहमति दे देते हैं, पहले ही सिफारिश कर देते हैं, लेकिन साधारण विधेयक के लिए ऐसा कुछ प्रावधान नहीं किया गया है। तो 33 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये सही कथन को चुनना है। तो इसे केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरोध ही लाया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। और इसमें लोकसभा में इसे पारित करने के कारणों का उल्लेख नहीं किया जाता है। तो हाँ, ऐसा है, मतलब उसमें ज़बरदस्ती नहीं है कि आप मुझे बताना है कि मैं क्यों मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाऊं, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं किया है। तो इसमें दोनों कथन सही है, 34 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है संसद में लंबित विधेयक पर सत्रावसान का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सत्रावसान का क्या प्रभाव पड़ता है ये दिखना है, और लंबित विधेयकों पे तो क्या प्रावधान पड़ते, क्या फर्क पड़ता है फिर, तो सभी लंबित विधेयक अगले सत्र में ले जाए जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है यदि संसद के सत्र के दौरान कोरम पूरा नहीं होता है तो क्या होता है। तो कोरम पूरा नहीं होगा तो अध्यक्ष या सभापति बैठक स्थगित कर देता है, और बैठक स्थगित करता है या बैठक को निलंबित कर देता है, और जब कोरम पूरा होता है तो वो कंटिन्यू करता है फ्रेंड्स। और कोरम के क्या है, तो 1/10 होता है, ध्यान रखिएगा, जितने भी सांसद होते हैं ना उनका 1/10 कोरम होता है, ध्यान रखेंगे। तो 36 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, संसद की किसी भी सदन की कुल सदस्य का 1/10 भाग, जो 1/10 भाग को कोरम कहते हैं, इतना उपस्थित होते हैं तभी संसद काम करता है, फिर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है, तो ये तो बिल्कुल सही है, और इसकी नियुक्ति भारत की संसद द्वारा की जाती है। तो ये भारत की संसद द्वारा नहीं किया जाता है फ्रेंड्स, इसका आंसर सही कथन चुनना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये इनकी नियुक्ति ना राष्ट्रपति के द्वारा होता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे ही वो काम करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था ए। ठीक है, और ये अनुच्छेद क्या होता है फ्रेंड्स, तो 76 इसका अनुच्छेद है अटॉर्नी जनरल का। नेक्स्ट है भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किस निर्णय के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो साधारण निर्णय के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता किसके किसके लिए होता है फ्रेंड्स, तो 38 का होगा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, संसद में प्रक्रिया का नियम, और संसद में कोरम, ये तीनों क्या होता है, तो तीनों साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। और माल और सेवा कर परिषद के लिए साधारण बहुमत की ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। जीएसटी परिषद में निर्णय भारतीय संसद द्वारा नहीं बल्कि परिषद द्वारा ही लिया जाते हैं, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्य के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। तो संसद का तो ये बात ही नहीं हुआ जीएसटी, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 1, 2, 3 सही है। नेक्स्ट है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो राज्य व्यवस्था के संदर्भ में है फ्रेंड्स, तो राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो 39 का आंसर हो जाएगा संयम का अभाव। ये फ्रेंड्स ये तो हमें कन्फ्यूजन हुआ था जब मैं टेस्ट दे रही थी, तो मुझे ये लग रहा था कि संयम का अभाव तो नहीं होना चाहिए इसमें, मेरे हिसाब से तो इसका आंसर होना चाहिए अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता, ये मेरे हिसाब से होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होगा आप मुझे कमेंट जरूर बताएंगे फिर। 39 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, और मीन्स ऑप्शन इसमें और है कि अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता, अपनी पूरी क्षमता हासिल करने का मौका, और राजनीतिक नेताओं के उत्पीड़न की से सुरक्षा। और यहाँ पे लिखा संयम का अभाव।
तो राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। तो यहाँ देख लीजिएगा आप क्या होगा फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से मैंने ए लगाया था फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, और मेरे हिसाब से ये है भी ऐसा, लेकिन ऑप्शन में डी दिखा है तो मैं डी ही बताऊंगी। और आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो भी मैं ऑप्शन बताती हूँ ना वो जो टेस्ट सीरीज में रहता है वही होता है फ्रेंड्स। तो आप मुझे ये कमेंट नहीं करेंगे कि मैम गलत आप बताती हैं, क्योंकि गलत अगर मैं रहेगा तो मैं आप पीडीएफ में प्रोवाइड करा देती हूँ, जाकर पीडीएफ आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जो जितनी भी गलत रहते हैं मेरे हिसाब से, जो गलत रहते हैं ना, मैं उसको अभी टेस्ट देते समय ही मैं इसको सीधा सही कर देती हूँ, ठीक है। लेकिन सारा क्वेश्चन और सारा ऑप्शन को सही करना, मतलब सारा ऑप्शन को चेक करना मेरे बस की बात नहीं है फ्रेंड, ठीक है। तो ये क्लासेस की गलती है, क्लासेस में जो टाइप करते हैं उनकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्य, आप ऐसा कमेंट कर सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चन शायद रॉन्ग है, देख लीजिएगा, ऐसे कर सकती, ये नहीं कमेंट कर सकती कि मैडम आप गलत पढ़ा रहे हो, ठीक है। गलत नहीं पढ़ाती हूँ, पीडीएफ में रहता है वही पढ़ाती हूँ फ्रेंड्स, ये मेरा कोई क्लासेस नहीं है, ठीक है। मैं किसी क्लासेस का ही टेस्ट सीरीज करवाती हूँ, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ी सी फेडअप हो गई थी और मैं टेस्ट सीरीज नहीं अपलोड कर रही थी। तो इस तरीके से मुझे अगर मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं, तो मैं टेस्ट सीरीज कंटिन्यू नहीं करूँगी, मैं जो भी सब्जेक्टिव होते हैं ना वही करेंगे, टेस्ट सीरीज में छोड़ दूँगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष कार्य करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है, तो क्या क्या कार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नों और प्रस्तावों की स्वीकार्यता पर निर्णय लेना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए किया गया फ्रेंड्स, ये बहुत हॉट क्वेश्चन है, हमेशा क्वेश्चन ये पूछता है। तो 69वां संविधान संशोधन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, 1991 में, तो उसी टाइम में दिल्ली का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एसआई आधार क्या है। तो एसआई, ये से क्वेश्चन आता है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ज्योति तीव्रता के लिए तो ये सब याद आप रखिएगा इकाई। तो कैंडेला होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। 42 का आंसर हो जाएगा सी, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडेला, ठीक है। नेक्स्ट है यदि निकायों की प्रणाली पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है तो प्रणाली की कुल रैखिक गति स्थिर रहती है। इस कथन द्वारा किस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। तो 43 का आंसर हो जाएगा ए, संवेग संरक्षण का नियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। तो किसी बल द्वारा किया गया शून्य किस स्थिति में होगा। तो एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है और दीवार विस्थापित नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है 45 का कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्लासियस के ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का सही वर्णन करता है। तो 45 का आंसर होगा बाह्य कार्य के बिना ठंडे पिंड से गर्म पिंड में ऊष्मा स्थानांतरित करना असंभव है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है मायोपिया नामक दृष्टिदोष का मुख्य कारण क्या होता है। तो पहले ये जानेंगे कि मायोपिया किसको कहते हैं। तो मायोपियो अवतल लेंस, अवतल जो होता है ना, निकट दृष्टिदोष होता है, उसको मायोपिया कहते हैं, और वो अवतल लेंस द्वारा उसे ठीक किया जाता है। तो इसमें मुख्य कारण पूछ रहा है, तो यहाँ पे अवतल वैसा कुछ नहीं है, तो इस मुख्य कारण पूछ रहा है। तो नेत्र गोलक बहुत लंबा होता है जिससे प्रकाश रेटिना के सामने केंद्रित होता है। तो ध्यान रखिएगा, इस रेटिना के सामने केंद्रित होता है, इसलिए मायोपिया हो जाता है बीमारी। तो ध्यान रखिएगा। 47 का क्या है फ्रेंड्स। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है। तो पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण हो गया एल्यूमिनियम, लिथियम और मिलिब्डेनम, ठीक है। निकल नहीं होगा फिर, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है, ठीक है। 1, 2 और 4 माफ कीजिएगा, 3 तो है नहीं, निकल तो पैरामैग्नेटिक नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 4 सही है, ठीक है। नेक्स्ट है
विद्युत माप में शंट का मुख्य उपयोग क्या होता है? तो विद्युत माप में शंट का मुख्य उपयोग होता है यदि किसी सिस्टम या घटक से धारा को विचलित करने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि अधिक धारा से बचा जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गैर ओमिक प्रतिरोध से संबंधित है? तो कौन गैर ओमिक प्रतिरोध से संबंधित है फ्रेंड्स? इसमें ऑप्शन दिया है और इसमें सही आंसर चुनना है। तो डायोड बल्ब का प्रतिरोध, ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध, ये क्या होगा? 49 का आंसर हो जाएगा सी। 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा सी, गैर ओमिक प्रतिरोध है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कैथोड किरणें। कैथोड किरणें के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कैथोड किरणें के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। तो इसमें होगा कैथोड किरणें ऋणात्मक रूप से अवशोषित कण है, तो ये तो सही है। और कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में यात्रा करती है और इन्हें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित किया जा सकता है। तो ये दोनों कथन सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1 और 2 सही है। ये किरणें उस पदार्थ को ठंडा करती है जिस पे वो गिरती है, तो ये क्वेश्चन गलत है, ये ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 51 का कि असमानुपाती अभिक्रिया की सही परिभाषा क्या है? तो 51 का होगा एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ एक साथ ऑक्सीकृत और अपचित होते हैं, दोनों होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो एक साथ ऑक्सीकृत और एक साथ अपचयित होते हैं, इसलिए इसको समानुपाती अभिक्रिया का सही परिभाषा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है वनस्पति तेल से घी बनाने के लिए हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में आमतौर पर किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो 52 का आंसर हो जाएगा निकेल का प्रयोग किया जाता है। फिर ध्यान रखिएगा, एक और एग्जाम में भी पूछता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है चार्ल्स के नियम के अनुसार जब गैस का तापमान बढ़ता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह मानते हुए कि दाब स्थिर है। तो 53 का आंसर हो जाएगा आयतन अनुपातिक रूप से बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, आयतन क्या होता है? अनुपातिक रूप से बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे गैस के बारे में बोल रहा है। फिर ध्यान रखिए, और गैस क्या होता है? फैलता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान में एक्वारेजिया का मुख्य अनुप्रयोग क्या होता है? तो एक्वारेजिया से क्या होता है फिर? तो एक्वारेजिया से हम लोग जो सोना और प्लेटिनम होता है ना, जैसी धातु को घोलने के लिए उपयोग में लाते हैं, तो ध्यान रखिएगा एक्वारेजिया से सोने और प्लेटिनम जैसी धातु को घोला जाता है, घोलने के लिए काम में लाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है फ्लिटिंग ग्लास की एक प्राथमिक विशेषता क्या है जो इसे अन्य प्रकार के ग्लास से अलग करता है? तो 55 का होगा यह अत्यधिक पारदर्शी होता है और इसका अपवर्तनांक उच्च होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्लिटिंग ग्लास। नेक्स्ट है चमकदार पेंट की मुख्य विशेषता क्या है? तो चमकदार पेंट की मुख्य विशेषता है कि यह प्रकाश के संपर्क में आने के बाद अंधेरे में प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसको हम लोग चमकदार पेंटिंग कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, विशेषता है चमकदार पेंटिंग का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है? तो थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण कौन कौन सा है फ्रेंड्स? तो 57 का होगा पॉलीथीन हम लोग यूज करते हैं, और टेफ्लॉन जो हम लोग बोलते हैं नॉन स्टिक तावा है, उसमें टेफ्लॉन यूज किया जाता है, तो वो दोनों होता है थर्मोप्लास्टिक, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें 1 और 2 सही है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स 57 का। और क्या है? तो ये बेकेलाइट और गिल्ट जो है वो आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ना कि थर्मोप्लास्टिक, ध्यान रखिएगा, ग्लिप्टल। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा गुण नियोप्रीन की मुख्य विशेषता है? तो नियोप्रीन की मुख्य विशेषता पूछ रहा है, तो ऑक्सीकरण और रसायनों के प्रति प्रबल विरोध। ठीक है, प्रबल क्या है? तो प्रबल प्रतिरोध करता है, और नियोप्रीन, ध्यान रखेंगे, ऑक्सीकरण और रसायनों के प्रति प्रबल विरोध। ठीक है,
इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रबल प्रतिरोध। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच परावैंगनिक किरणों को काट सकती है। तो परावैंगनिक किरणों की कुक ग्रास होता है ना, वो काट सकती है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। आप पीवाईक्यू करेंगे ना घटना चक्र का, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो कांच निम्नलिखित में से किस प्रकार की कांच परावैंगनिक किरणों को काट सकती है। तो क्रुक्स ग्लास। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिकाओं में प्लास्टिड का कार्य होता है। तो प्लास्टिड का क्या कार्य होता है। तो प्रकाश संश्लेषण और वर्णकों का भंडारण। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 61 का कि राइबोसोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें सही कथन चुनना है फ्रेंड्स। तो सही कथन क्या होगा। तो यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये राइबोसोम को ही प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। और यह मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड mRNA में एनोड की गई जानकारी का अनुवाद करता है। तो दोनों कथन सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे सही कथन चुनना है। तो इसमें जीव के विकास, जीवित रहने और प्रजनन के लिए आवश्यक निर्देश शामिल होते हैं। तो ये तो सही है। और इसमें स्वयं की प्रकृति के बनाए या उसकी प्रतिलिपि बनाने की क्षमता होती है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों कथन सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस, जो हम लोग कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, जिसमें कुछ ऐसी कलर है जो हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस एक अनुवांशिक विकार है। ये पहले ध्यान रखिएगा कि कलर ब्लाइंडनेस क्या है। तो ये अनुवांशिक विकार है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस रंग के बीच अंतर करने में कठिनाई का कारण बनता है। तो लाल और हरा को नहीं देख पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल आयोडीन बनाने में उपयोग किया जाता है। तो आयोडीन बनाने में क्या क्या उपयोग होता है फ्रेंड्स। तो 64 का आंसर हो जाएगा लेमिनेरिया और फ्यूकस है जो आयोडीन बनाने में काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 64 का। नेक्स्ट है जैविक क्षमता किसी जीव की अधिकतम क्षमता को संदर्भित करता है। जैविक क्षमता किसी जीव की अधिकतम क्षमता को संदर्भित करता है और क्या करता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा इष्टतम पर्यावरणीय परिस्थितियों में प्रजनन करना। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है रक्त प्लेटलेट्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है और सही कथन चुनना है। तो इसमें नाभिक नहीं होता है। तो बिल्कुल रक्त प्लेटलेट्स में नाभिक नहीं होता है। यह प्लीहा में मर जाता है। तो बिल्कुल सही है। और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तीनों कथन सही है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है एपिडर्मिस के संबंध में निम्नलिखित में से जो कौन कथन सही है। तो इसमें सही कथन चुनना है फ्रेंड्स। तो 67 का होगा। त्वचा की बाहरी परत को सुरक्षा प्रदान करती है और पानी की कमी को नियंत्रित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है वेद है और संबंधित है। इसमें कौन क्या होता है, किसमें क्या होता है, वो चीज़ यहाँ पे देखना है। तो आपको पहले इसमें जो आपको आता है ना वो जरूर देखेंगे। तो ऋग्वेद में क्या होता है। तो ऋग्वेद में होता है स्रोत और मंत्र का उच्चारण होता है। तो इसका तो ए हो गया। सामवेद में मधुर स्रोत और संगीत होता है। तो ये भी सही है। यजुर्वेद में मंत्र और जादू नहीं होता है फ्रेंड्स। यजुर्वेद में अनुष्ठान और बलिदान होता है फ्रेंड्स। और अथर्ववेद में मंत्र और जादू होता है। तो ए का तो ए हो जाएगा और ए का एक, बी का भी बी होगा, 2 का भी बी होगा और इसके बाद 4 का सी और 3 का डी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 68 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ध्यान रखेंगे सब फ्रेंड्स। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और इसी तरीके से जो आपको आता है ना उसको जल्द से मिलान करेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्य है। तो कौन सा है फ्रेंड्स। तो इसका 69 का हो जाएगा अंग, गंधर्व और मत्स्य। ये क्या है। तो राजशाही है। और जो मल्ल है ना, मल्ल और जो हम लोग बज्जी मल्ल क्या था। तो ये गणतंत्र था फ्रेंड्स। ठीक है, जिसमें और लोग भी मिलकर के बना हुआ जो होता है ना उसको गणतंत्र बोलते हैं। उसमें राजशाही नहीं, और राजशाही उसे बोलते हैं जिसमें एक ही राजा उसका नेतृत्व करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा
बी, 69 का बी होगा। तीनों कथन, 1 और 2 और 3 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है महायान बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनना है। तो 17 का सही कथन क्या होगा? तो यह बुद्ध की दिव्यता और बुद्ध की मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। तो महायान में तो बिल्कुल सही है। और इस उप संप्रदायों में योगाचार और माध्यमिक शामिल थे, तो ये भी सही है। आपको बता दें फिर कनिष्क का जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी ना, कुंडलवन में हुआ था कश्मीर में, उसी में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है अनेकावाद शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अनेकावाद है ना फ्रेंड्स, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा जैन। आप ऐसे याद रख सकते हैं, कभी कभी जैन और बौद्ध में कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म से एक एक क्वेश्चन जरूर रहते हैं एग्जाम में। तो अनेकावाद में तो ये ध्यान रखिए कि जैन में कितने हुए थे तीर्थंकर? तो 1 से 24 तक तीर्थंकर हुए थे ना, तो इसमें अनेक लोग आए थे, ऐसे याद कर लीजिएगा। इसमें अनेक लोग आए थे ना, तो ये अनेकावाद हो गया। तो ऐसे ध्यान रखिएगा ना, तो याद रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट आपको होगा ही या हुआ होगा। तो अब ध्यान रखेंगे, अनेकावाद शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सातवाहनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इसमें गलत कथन चुनना है। फिर सबसे पहले ये देखेंगे कि गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है। तो इसमें है उन्होंने अधिकतर सोने के सिक्के जारी किए हैं। तो सातवाहन ने सोने के सिक्के नहीं जारी किए फ्रेंड्स, ये सोने के सिक्के ये सातवाहन ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो ध्यान रखिएगा, तो गलत हुआ। और ये ब्राह्मण समुदाय का हिस्सा थे, तो ये सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा। गलत कथन पूछ रहा था ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला गलत कथन है, बाकी दूसरा सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन करेवा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो करेवा का सबसे अच्छा वर्णन करता है ये हिमनद मिट्टी और अन्य सामग्री के मोटे जमाव हैं जो हिमोट के साथ अंतर्निहित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हेलोक्लाइन का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो इसका हो जाएगा महासागर में एक परत जहां गहराई के साथ लवणता में तीव्र परिवर्तन होता है, वहां पे हेलोक्लाइन होता है। फिर ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है सिल्ड ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सिल्ड ज्वालामुखी में क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा ये पृथ्वी पर सबसे बड़े ज्वालामुखी हैं, तो ये बिल्कुल सही है। और हवाई ज्वालामुखी इसके सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है, तो ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें सत्य कथन पूछ रहा था, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है किस प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोट के कारण डेक्कन ट्रैप संरचनाएं बनी है? तो डेक्कन ट्रैप किसके वजह से बना है फ्रेंड्स? तो 76 का आंसर हो जाएगा बाढ़ के कारण। और ये बाढ़ मतलब पानी वाला बाढ़ नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही सोच के पानी वाले बाढ़ की वजह से ही हो गया था। तो बाढ़ बेसाल्ट विस्फोट, जिससे बड़े अग्नेय प्रांतों के रूप में भी जाना जाता है, कि बड़ी मात्रा में बेसाल्ट लावा का विस्फोट होता है जो व्यापक चादरों में फैल जाता है, जिससे बड़े पठारी ढांचे बनते हैं। और भारत में डेक्कन ट्रैप इसी तरह के बाढ़ बेसाल्ट संरचनाओं से बने हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा टिलाइट का सबसे अच्छा वर्णन है? तो टिलाइट का सबसे अच्छा वर्णन कौन है फ्रेंड्स? तो हिमनदीय निक्षेपों से निर्मित एक प्रकार की चट्टान जो सघन एवं सीमेंट युक्त मिट्टी से बनी होती है, तो इसको टिलाइट कहते हैं। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है मध्य सागरीय कटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सही कथन चुनना है। तो इसका होगा यह पृथ्वी की सतह पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यद्यपि यह समुद्र जल में डूबी हुई है। शिखर पर दरार प्रणाली तीव्र ज्वालामुखी गतिविधियों का क्षेत्रक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है ध्रुवीय पलायन बल शब्द किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 79 का पृथ्वी का घूर्णन की वजह से ध्रुवीय पलायन होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। 80 का है ओरोजेनिक प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 80 का आंसर हो जाएगा यह तीव्र बलन के माध्यम से पर्वत निर्माण है जो पृथ्वी की पपड़ी के लंबे संकीर्ण विस्तार को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेप भू आकृति का हिस्सा है? तो निक्षेप भू आकृति का हिस्सा है तो जलोढ़ पंख है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जलोढ़ पंख है और उसमें डेल्टा है, ये दोनों क्या है तो भू आकृति का हिस्सा है, क्योंकि जलोढ़ पंख जो ऊपर जो पर्वत से पानी गिरता है ना, जो जमीन पे आता है, तो वो ना अलग अलग तरीके से पानी बहने लगता है, तो ये पंख की तरह निर्माण हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, पंख की तरह ऐसे ऐसे निर्माण होता है जलोढ़ पंख। और डेल्टा कहाँ, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, जो नदी के मुख पे बना हुआ रहता है ना, नदी जहाँ पे गिरती है समुद्र से मिलती है वहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है, तो ये भू आकृति है, ध्यान रखिएगा। विसर्प हमारे भू आकृति नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ना गुफाएं हैं, ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, 81 का ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कारक तापमान वितरण को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इस जब समुद्र से दूरी, स्थान की ऊंचाई, स्थान का अक्षांश, तो ये तीनों होता है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 82 का डी। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर भूमध्य रेखा की सबसे उत्तरी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उच्चतम तापमान का अनुभव होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तुलना में बादल कम होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना कि वहाँ पे गर्मी पड़ती नहीं है, तो गर्मी पड़ती नहीं है तो भाप, बारिश होती नहीं तो भाप बढ़ता नहीं है, तो वहाँ पे बादल कम होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 84 का कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक हवा के वेग और दिशा को प्रभावित करता है? तो हवा के वेग और दिशा को प्रभावित करता है जिसमें दाब, प्रवणता बल, घर्षण बल और कोरियोलिस बल, ये तीनों होता है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है 85 का कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पे कथन दिया है 11वां भारत गौरव पुरस्कार सुपर 30 पटना के आनंद कुमार को दिया गया, तो ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। 11वां भारत पुरस्कार आचार्य किशोर कुणाल को दिया गया है, जो कौन है, तो जो सचिव है जो महावीर मंदिर पटना में है ना, उसके ट्रस्ट के सचिव हैं, तो ध्यान रखिएगा, तो उनको मिला है 11वां भारत गौरव पुरस्कार। नेक्स्ट है, यह पुरस्कार संस्कृत युवा संस्था द्वारा दिया जाता है, तो ये सही है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा बी, पहला गलत है, दूसरा सही, इसमें सही कथन पूछ रहा था। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा गढ़ी बांध बिहार के किस जिले में है? तो ये गढ़ी बांध बिहार चर्चा में रहा है फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जमुई में गढ़ी बांध है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन चुनना है, तो सही कथन क्या होगा 87 का? तो हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 का हुआ है 2024 से सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। दाजी जो है विश्व कप चरण 1 2024 में संघाई में हुआ, चीन में हुआ, ना कि दक्षिण कोरिया में, तो ये गलत हुआ। और इस विश्व कप में पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा में बिहार के प्रियांश ने स्वर्ण पदक जीता है, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स, ठीक है। ये पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा में बिहार के प्रियांश ने रजत पदक जीता है, ना कि स्वर्ण पदक, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, दोनों से दोनों गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन चुनना है 88 का। तो बिहार सरकार ने अप्रैल 2024 में मिशन दक्ष ज्ञान और कौशल के लिए गतिशील दृष्टिकोण शुरू किया है, तो मिशन दक्ष 2023 में हुआ था फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, दिसंबर 2023 में, ना कि 2024 में, तो ये तो गलत हुआ। इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में कक्षा 3 से 8 के कमजोर छात्रों की हिंदी, गणित और अंग्रेजी की विशेष कक्षाएं प्रदान करना है, तो ये सही है। और इस योजना के पीछे मुख्य विचार छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है, तो 2 और 3 सही है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा अध्यक्ष ने दल बदल विरोधी कानून के तहत 8 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित दल बदल विरोधी संबंधी है? तो दल विरोधी मतलब 10वीं है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, 89 का होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट है, विदेशी मुद्रा, एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, ध्यान रखिए, दल बदल 10वीं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है? तो 90 का होगा, भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का विकास और रखरखाव, विदेशी मुद्रा या विदेशी सुरक्षा से जुड़े लेन देन की सुविधा, ये दोनों कथन होगा, इसमें सही कथन चुनना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 का सी, ठीक है। नेक्स्ट है 91 का कि हाल ही में भारत ने अपनी कार्बन क्रेडिट
कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को संशोधित किया है। कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है सही कथन को चुनना है। तो कार्बन क्रेडिट 1 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है, तो ये सही है। और कार्बन क्रेडिट और ट्रेडिंग सिस्टम कैप एंड ट्रेड मॉडल पर आधारित है, तो इसका दोनों कथन सही होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार 2023 में भारत के कृषि आयात में वनस्पति तेल, दालें और फसलें कितनी प्रतिशत होंगे? तो 92 का आंसर हो जाएगा डी, 72.1%। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट है हाल ही में हिंदू कुश पर्वत पर अल्पेंगलो का अनुभव हुआ है। अल्पेंगलो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह पहाड़ों में एक सुंदर दृश्यमान प्रकाश होता है, तो ये सही है फ्रेंड्स। और यह चमक चट्टानों से परिवर्तित होने वाले प्रकाश के कारण होता है, तो ये गलत है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा 93 का ए। पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट है हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP28 में चक्रवातों के खिलाफ बचाव के रूप में मैंग्रोव का उल्लेख किया गया था। मैंग्रोव में निम्नलिखित में से कौन सी विशेष प्रजाति पाई जाती है? तो 94 का होगा प्रजनन की विविपेरिटी वृद्धि, न्यूमेटोफर की उपस्थिति, फोर की उपस्थिति और स्टील जड़ों की उपस्थिति, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी की संगठन के ऋण प्रावधानों से जुड़ी है, तो 95 का आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से जुड़ी है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारत 2047 तक लागत प्रभावी हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्राप्त करने की योजना बना रहा है। हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें सही कथन चुनना है फ्रेंड्स 96 का। तो सही कथन क्या होगा? तो इसका उपयोग सीधी आंतरिक दहन के ईंधनों के रूप में किया जा सकता है, तो ये सही है। इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिश्रण करके ऊष्मा या बिजली उत्पादन के ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो ये भी सही है फ्रेंड्स। तो इसका उपयोग हाइड्रोजन ईंधन सेल के रूप में वाहनों को चलाने के लिए किया जा सकता है, तो तीनों कथन सही है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, 96 का डी होगा। नेक्स्ट है दीपोर बिल वेटलैंड में बढ़ते अपशिष्ट के कारण पारिस्थितिकी संकट का सामना करना पड़ा है। यह वेटलैंड निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दीपोर बिल वेटलैंड कहाँ पर है? तो ये असम में है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी भारत GPT लॉन्च करने जा रही है? तो कंपनी भारत GPT लॉन्च कर रही है, तो ये रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ध्यान रखिएगा। 98 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 99 का कि हाल ही में समक्का सरलम्मा यात्रा उत्सव मनाया गया है। समक्का सरलम्मा यात्रा उत्सव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और इसमें पूछ रहा है सही कथन को चुनना है। तो यह देवी देवताओं के सम्मान का उत्सव है और लोग बागरम चढ़ाते हैं, तो ये सही है। इसका आयोजन केरल में प्रत्येक 2 सालों में किया जाता है, तो 2 सालों में नहीं किया जाता है, फिर ध्यान रखिएगा। और कोया जनजाति के पुजारी देवी संबंधी सभी अनुष्ठान करते हैं, तो सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट है, और ये केरल में नहीं है फ्रेंड्स, ये तेलंगाना में होता है, तो इसलिए दूसरा गलत होगा। नेक्स्ट है, इसका आंसर क्या था? इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, हाल ही में NB8 ने भारत का दौरा किया है। NB8 निम्नलिखित में से कौन से देश के सम्मिलित कौन सा देश शामिल है? NB8 में कौन कौन सा शामिल है फ्रेंड्स? तो इसमें डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे और स्वीडन है। आंसर उसका होगा डी। इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें कौन है? तो NB8 में शामिल डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लातविया, लिथुआनिया, नॉर्वे और स्वीडन है। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रहा वोल्ट टाइफून निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वोल्ट टाइफून क्या है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा साइबर हैकिंग समूह। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चीन का है, फिर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किस
न्यूरोटेक कंपनी ने पहली बार मानव मस्तिष्क में कंप्यूटर चिप प्रत्यारोपित किए हैं। तो इसका 102 का आंसर हो जाएगा ए, न्यूरालिंक। ये क्या है? एलन मस्क का है, फिर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में माखाबूच त्योहार मनाया गया। माखाबूच त्योहार के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इसमें 103 में क्या बोला? गलत कथन चुनना है फ्रेंड्स। तो यह तीसरे चंद्र महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है, तो ये तो सही है। और यह थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया में मनाया जाता है, जहां अधिकांश बौद्ध हीनयान बौद्ध धर्म में पालन करते हैं। तो ये सिर्फ थाईलैंड में मनाया जाता है फ्रेंड्स, लाओस और कंबोडिया में नहीं मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें क्या पूछ रहा था? माफ़ कीजिएगा, गलत हो रहा है, यह गलत कथन पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो 103 का कथन हो जाएगा बी, दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है। नेक्स्ट, हाल ही में सूसा चिनेसिस को समाचारों में देखा गया है। यह एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार का डॉल्फिन है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, हाल ही में INS संध्याक को कमीशन किया गया है। यह किस तरह का जहाज है फ्रेंड्स? तो संध्याक क्या है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सर्वेक्षण पोत जहाज है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये तो उत्तराखंड में, ये बहुत दिनों से है, तो ये बहुत दिनों से न्यूज में रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली में निम्नलिखित में से किस देश के बीच होमलैंड सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई है? तो होमलैंड सुरक्षा वार्ता भारत और अमेरिका के बीच में हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से क्या तात्पर्य होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। तो प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से क्या तात्पर्य होता है? तो नीति निर्माण निर्णय में भागीदारी, आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है, आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण शब्द का उल्लेख प्राय निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया गया है? तो 109 का आंसर हो जाएगा बी, कर विनियमों में अंतराल और विसंगति का लाभ उठाने के लिए बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा अपनाई गई कर रणनीति, आंसर इसका हो गया बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत कथन चुनना है फ्रेंड्स। तो गलत कथन क्या होगा? तो भारत का पहला एकीकृत सार्वजनिक क्षेत्र स्टील प्लांट राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो राउरकेला जो है ना, सोवियत संघ से नहीं, ये जर्मनी के सहयोग से किया गया था, तो ये तो गलत हो गया, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट है, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई है? तो ये होगा आपका जर्मनी, जो अभी हमने जस्ट बताया कि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से हुआ है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है, नवरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? तो नवरत्न की अवधारणा चयनित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से है, PSE से है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, आबिद हुसैन समिति किससे संबंधित है? तो आबिद हुसैन समिति लघु और मध्यम उद्योग से है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, आंसर उसका बी। नेक्स्ट है, जिस मूल्य पर सरकार किसानों से खाद्यान्न खरीदती है उसे क्या कहते हैं? तो 114 का आंसर हो जाएगा डी, खरीद मूल्य। ठीक है। और खरीद मूल्य क्या होता है फ्रेंड्स? तो ये क्या होता है? तो MSP से अधिक होता है। ठीक है, MSP से अधिक होता है, उसे खाद्यान्न खरीदता है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, जो लास्ट होता है, MSP से खरीद मूल्य से कम होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो ध्यान रखिएगा, जिस मूल्य पर सरकार किसानों से खाद्यान्न खरीदती है उसे खरीद मूल्य कहते हैं। ठीक है। सरकार किसानों से कृषि उत्पादन क्रय मूल्य पर खरीदती है, जो आमतौर पर न्यूनतम समर्थक मूल्य MSP से अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सी संस्था खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति करती है? तो MSP को कौन करता है, फिर कौन सा संस्था करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग, CACP, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कौन सा संगठन गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य FRP को मंजूरी देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, आंसर ए। नेक्स्ट है, भारत में कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार किसके पास है? तो कृषि आय पे कर लगाने का अधिकार किसके पास है फिर? तो ये क्या होगा? ये 117 का आंसर हो जाएगा, राज्य सरकार के अंतर्गत में है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक देश कौन है? तो विश्व का सबसे सब्जी उत्पादक देश आपका चीन है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे। और भारत क्या है? तो भारत सेकेंड नंबर पे है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, समावेशी विकास के लिए क्या आवश्यक है? समावेशी विकास के लिए क्या आवश्यक है? तो बुनियादी सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि। आंसर इसका डी। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 120 का आंसर हो जाएगा। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचत और वित्तीय संस्थानों की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है और पूंजी निर्माण में निवेश एक महत्वपूर्ण कारक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, मौर्य काल में संचार थे। मौर्य काल में संचार थे, क्या थे मौर्य काल में संचार फ्रेंड्स? तो ये भ्रमण करने वाले गुप्त एजेंट। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त के दुश्मनों के खिलाफ चाणक्य की रणनीति का विस्तार से वर्णन निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया गया है? तो ये मुद्रा राक्षस में किया गया है फ्रेंड्स। और मुद्रा राक्षस किसका है? तो ये विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र को किस भाषा में पालिब्रोथरा कहा गया था? तो ये ग्रीक भाषा में कहा गया था। और जो मेगास्थनीज थे ना, उन्होंने ही पाटलिपुत्रा को पालिब्रोथा कहा था। और आपको बता दूं कि जो मेगास्थनीज थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। फ्रेंड, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ा भी हेल्प मिलता है तो प्लीज़ चैनल को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त ने संलेखना का अभ्यास किया था और दक्षिण भारत में किस पहाड़ी पर उनकी मृत्यु हुई है? तो चंद्रगिरी पहाड़ी पे फ्रेंड्स। 24 का आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगिरी पहाड़ी पे। नेक्स्ट है बिंदुसार ने एंटियोकस I से निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु नहीं मांगी थी? तो इसमें कौन सी वस्तु नहीं मांगी थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि मीठी मदिरा, सूखे अंजीर, दार्शनिक, ये तीनों चीज मांगे थे। फिर ध्यान रखिएगा, जो उन्होंने मीठा मदिरा और सूखे अंजीर को तो दे दिया था, दार्शनिक को नहीं दिया था। फिर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अशोक की मुखरानी थी? तो अशोक की मुखरानी थी असंघमित्रा। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है चारुमती निम्नलिखित में से किस तरह से अशोक से संबंधित थी? तो चारुमती अशोक की बेटी थी। फिर ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अशोक के शासनकाल कितने प्रांतों में विभक्त थे? तो अशोक का शासनकाल 5 प्रांतों में विभक्त है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, जिसमें उत्तर पथ तक्षशिला में था, अवंती था उज्जैन में जो मध्य भाग में था, मगध पाटलिपुत्र में जो पूर्वी भाग में था, और कलिंग का राजधानी तोसली था। तोसली क्या था? तो ये उत्तर मतलब ये भी पूर्वी के साइड में ही था। और दक्षिणापंथ में स्वर्णगिरी था। ध्यान रखिएगा, तो इस 5 प्रांतों में विभक्त था। नेक्स्ट है कष्टक शोधन मौर्य काल के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है? तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, आपराधिक न्यायालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख बिहार में कर्नाट के शासन के बारे में जानकारी देता है? तो सिमरावगढ़ स्तंभ शिलालेख, अंधराठाटी स्तंभ शिलालेख और प्रतापमल्ला शिलालेख। इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा। और कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव किए थे, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट है धारवाड़ चट्टान बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? तो धारवाड़ चट्टान आपको मुंगेर, जमुई और नालंदा तीनों में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बिहार स्पेशल के लिए बिहार इडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह मैं ऑलरेडी करवा दी हूँ। साथ ही साथ इम्तियाज अहमद का MCQ बुक और बिहार GK भी करवा रही हूँ। और फ्रेंड्स आपको एटलस, बिहार में जो एटलस आता है ना, जो महेश कुमार मंडवाल और CME का है, तो दोनों को इंक्लूड करके मैं बताई हूँ। और ये धारवाड़ चट्टानें और जो टर्सरी चट्टानें हैं ना, ये सारे कुछ मिट्टी, नदी, चट्टानें सारे कुछ मैं करवा दी हूँ। तो ध्यान रखिएगा, जाकर के आप जरूर वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच टेथिस सागर में जमा तलछट के ऊपर की ओर बढ़ने से बनी थी? तो 32 का आंसर हो जाएगा तृतीयक चट्टानें। ध्यान रखिएगा, तृतीयक चट्टानें।
धारवाड़ चट्टानें तो अभी हमने देखे थे मुंगेर, जम्मू या नवादा में है। विंध्य चट्टानें आपको कैमूर और रोहतास में मिल जाएगा। और तीर्थीय चट्टानें तीर्थीय सागर जो अभी हिमालय है ना, तीर्थीय वहाँ पे कहा जाता है कि पहले वो था समुद्र था, तीर्थीय सागर था। नेक्स्ट है कि बिहार की निम्नलिखित में से किस मिट्टी को लाल और पीली मिट्टी भी कहा जाता है। तो लाल पीली मिट्टी है ये बलथर मिट्टी को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा बी। जो एटलस है ना, बिहार एटलस, महेश कुमार बंडवाल का वीडियो मिलेगा, उसमें ये सारे कुछ अच्छे से मैप के थ्रू दर्शाया गया है फ्रेंड्स, कौन कहाँ पे है, इस तरीके से मैं सारे कुछ बताई हूँ, तो ध्यान रखिएगा, जरूर वीडियो देखेंगे। नेक्स्ट है फरियानी धार और धेमना धार निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो 34 का आंसर हो जाएगा कोसी नदी की सहायक नदी है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति की सबसे कम आबादी है। तो अनुसूचित जाति की सबसे कम आबादी शिवहर में पाया जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बिहार का पहला कृषि रोड मैप किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो बिहार का पहला कृषि रोड मैप 2008 में स्टार्ट किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार रेशम वस्त्र संस्थान किस जिले में स्थित है। तो ये भागलपुर में है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी। 20 जनवरी 1913 को बिहार विधानसभा की पहली बैठक बिहार के किस स्थान पे हुई थी। तो ये हुई थी बांकीपुर में फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पटना उच्च न्यायालय की आधारशिला किस वायसराय ने रखी थी। तो पटना उच्च न्यायालय की आधारशिला किस वायसराय, तो आप अगर आपको पता होगी कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है, तो ये तो 1916 में हुई थी। तो 1916 में कौन थे, तो इस तरीके से याद रखेंगे ना, तो आपको एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है क्वेश्चन फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। क्योंकि लॉर्ड हार्डिंग के समय क्या हुआ था, तो बिहार बंगाल से अलग भी हुआ था और राजधानी कलकत्ता से दिल्ली भी लाया गया था। उसी टाइम पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी आधारशिला 1916 में रखी गई थी और लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय रांची से पटना किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था। तो ये 1951 में ही कर दिया गया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इसका आंसर है डी। अभी क्या है, ये 10 क्वेश्चन आपको मैथ रहेगा, मैथ और रीजनिंग रहेगा फ्रेंड्स, तो आप ये सब मैथ रीजनिंग जरूर बनाइएगा। अगर आप इसका स्पेसिफिक नहीं है फ्रेंड्स, तो मैथ रीजनिंग कहाँ से आता है, तो जितनी भी टेस्ट आते हैं ना उसमें 10 क्वेश्चन रहते हैं, तो 10 क्वेश्चन आप बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें 7 से 8 मार्क्स आपको आ ही जाएगा, तो बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर हमारे वीडियो से आपको हेल्प मिलता है तो प्लीज़ चैनल को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू।